आज की परिचर्चा का विषय है डॉक्टर रामदर्श मिश्र का रचना संसार। इस परिचर्चा में भाग ले रही हैं डॉक्टर नीलम भटनागर, डॉक्टर जय सिंह नीरद, डॉक्टर विक्रम सिंह और मैं वेद प्रकाश अमिताभ। हिंदी साहित्य ने एक विलक्षण क्षण का अनुभव 15 अगस्त 2024 को किया है। रामदर्श मिश्र 100 वर्ष के हुए हैं और उन्होंने जीवेम श्रद्धा शतम को अक्षरशः चरितार्थ किया है। केवल वो जीवन नहीं जी रहे हैं बल्कि रचना यात्रा भी, उनकी गतिविधियां भी सब जारी हैं। रामदर्श मिश्र उन रचनाकारों में से हैं जिन्होंने नाटक को छोड़ करके प्राय सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई है और कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना को उन्होंने विशेष रूप से अपना पारस स्पर्श दिया है। हिंदी में और बड़े बड़े रचनाकार हो सकते हैं, लेकिन एक साथ जिस कवि के पास कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, बारिश में भीगते बच्चे, आग की हंसी जैसे कविता संग्रह हो, जल टूटता हुआ पानी के प्राचीर और अपने लोग जैसे उपन्यास हो, कितने बजे हैं, बबूल कैक्टस जैसे ललित निबंध संग्रह उनके हों, आलोचना की प्रवृत्तियां, आधार भूमि और प्रवृत्तियां जैसा एक मानक शोध ग्रंथ हो, और सबसे बढ़कर सहचर है समय नाम की आत्मकथा। शायद किसी रचनाकार के पास इतनी संपदा नहीं है। रामदर्श मिश्र हर तरह से वरेण्य हैं। उनको दोनों प्रतिभाओं का स्पर्श मिला है। कार्यत्री प्रतिभा भी है, सर्जना भी है उनके पास, और भावित्री प्रतिभा भी है, आलोचना भी है, और उसमें भी काव्यालोचन और कथालोचन दोनों उनके हैं। केवल काव्यालोचक नहीं है, केवल कथालोचक नहीं है। रामदर्श मिश्र किसी वाद से कभी नहीं जुड़े, किसी विमर्श की वैशाखी लेकर कभी नहीं चले। उनकी रचना यात्रा संवेदना की यात्रा है। रामदर्श मिश्र स्वयं को भी मूल तक कवि मानते हैं और हम लोग भी उनको कवि मानते हैं। जो 3 बड़े सम्मान उनको मिले हैं वो तीनों काव्य संग्रह पर ही मिले हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। व्यास सम्मान उनको मिला जो आम के पत्ते पर मिला, आग की हंसी पर साहित्य अकादमी मिला, और मैं कहाँ हूँ या मैं यहाँ हूँ पर उनको सरस्वती सम्मान मिला। सरस्वती सम्मान हिंदी के केवल 3 रचनाकारों को आज तक मिला है। अच्छा। हरवंश राय बच्चन को, गोविंद मिश्र को और तीसरे रामदर्श मिश्र को। ये भारतीय भाषाओं के सभी साहित्यकारों में से चुने हुए लोगों को दिया जाता है। तो एक कवि के रूप में उनकी बहुत बड़ी पहचान है, लेकिन हम जैसे कुछ लोग उनको बड़ा उपन्यासकार और कथाकार भी मानते हैं। और विशेष रूप से कविता की एक दिशा उनकी आजकल बदल गई है, वो गजलों पर आ गए हैं और गजलों के कई संग्रह उनके प्रकाशित हो गए हैं। और उनके एक तरह से जो गीत काव्य पहले लिखे थे उन्होंने, नवगीत के अंतर्गत उनकी चर्चा कभी कभी होती थी, तो अब एक गजल के माध्यम से उनको एक नई दिशा मिल गई है। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विक्रम सिंह जी उनके काव्य के ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालें। आपका तो उनसे घनिष्ठ संबंध है, व्यक्तिगत संबंध भी है उनसे, तो व्यक्ति और कवि के रूप में आप उनको किस प्रकार से आंकते हैं? सर, मैं ये कहूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर रामदर्श मिश्र हिंदी साहित्याकाश के वो दैदीप्यमान सितारे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्याकाश में अपनी प्रतिभा का उजाला फैलाकर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि सारे संसार में हिंदी को एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाने का कार्य भी किया है। उनकी हिंदी उत्थान एवं विस्तार हेतु प्रयास एवं हिंदी साहित्य हेतु उत्कृष्ट ग्रंथों की रचनाएं लिखकर हिंदी को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर रामदर्श मिश्र को हिंदी साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी सभागार में वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान देकर सम्मानित किए जाने पर हिंदी जगत बहुत ही उत्साहित है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी आगरा द्वारा भी उनके सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। कवि रूप से परिचित यहाँ पर डॉक्टर जय सिंह नीरद भी हैं। इस बीच में थोड़ा सा मैं उनके उपन्यासकार रूप को भी प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ, नहीं तो लगेगा कि केवल रचना संसार की जगह हम कविता संसार पर बात कर रहे हैं। रामदर्श जी के जो 3 बड़े उपन्यास हैं, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ और अपने लोग, तीनों ही बहुत ही बहुमूल्य कृतियां हैं। और जल टूटता हुआ विशेष रूप से बहुमूल्य है, जो हिंदी के आंचलिक उपन्यासों की परंपरा है उसमें वो एक स्थान रखता है।
इस उपन्यास के साथ एक त्रासदी हुई कि लिखा तो ये 65-66 में गया था, प्रकाशन 69 में हुआ। तब तक ये हुआ कि अलग अलग बैतरणी, आधा गांव और रागथर बारी छप के आ गए, तो लोगों को लगा कि ये तो पिछड़ा हुआ है उनसे काफी। देखा जाए लिखने के हिसाब से तो निश्चित रूप से ये बहुत बहुमूल्य कृति है, और मैं मानता हूँ कि इन तीनों कृतियों से ये किसी प्रकार से 19 नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस उन्होंने अपने गांव के आसपास के राप्ती गोर्रा नदियों के बीच के जो क्षेत्र हैं उनके जीवन का चित्रण किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिंदी में दलित चेतना नहीं थी, इस तरह के लोग नहीं आए थे उस समय जो ये कहते थे कि दलित घर में पैदा होना चाहिए लेखक को, या उसको बाबा साहब की विचारधारा माननी चाहिए, या उनको प्रायश्चित का साहित्य लिखना चाहिए। ये मानने वाले तब नहीं बने, तब ये बाद की चीज है। तब रामदरस जी उस समय लिख रहे थे, तो अपने समय से आगे थे रामदरस जी उस समय, कहना ही चाहता हूँ मैं। और दलित चेतना को उन्होंने बहुत प्रश्रय दिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि जितने गांव पर लिखे उपन्यास हैं सब मानते हैं गांव नरक हो गया है और से छोड़ के चले जाते हैं। आधा गांव के चले जाते हैं अलीगढ़, अलग अलग बैतरणी के विभिन्न चले जाते हैं बनारस, राग दरबारी का भाग आता है रंगनाथ कि भैया कहाँ फंस गए। लेकिन रामदरस जी ने कहा है कि ये जो गांव बिगड़ा है तो इसको सुधारने का काम कौन करेगा, गांव वाले ही करेंगे ना। एक तरह से इस लोक ऋण को चुकाने की बात वो करते हैं। कविताएं आपने नीलम जी उनकी बहुत पढ़ी हैं, और अभी उनकी 3 विशेषताएं बताइए, कोई क्या विशेषताएं उनकी कविताओं की हम मान सकते हैं। डॉक्टर रामदरस मिश्र केवल साहित्यकार ही नहीं, वे एक जीवंत अनुभूतियों के सफल कलाकार हैं। वाह, ठीक बात। उनकी समस्त रचनाएं, चाहे कविता हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे संस्मरण हो, उसका केंद्र बिंदु मुझे लगा मानव है, और वो भी ग्रामीण गाँव। और गांव से जुड़े हुए वे स्वयं भी रहे। उनकी पहली जो विशेषता मुझे लगी, सहजता और सादगी। मैंने उनसे पढ़ा भी है, मैं उनकी शिष्या भी रही हूँ। जी। तो 1972-73 में जब उनके संपर्क में आई तो मैंने देखा कि वो एक भाव से सदैव पढ़ाते हैं। बहुत गहन, उनकी आंखें हमेशा दीवार पे रहती थी और जो विषय पढ़ा रहे हैं उसी में डूबे रहते थे, और निरंकारी हैं वो। उन्होंने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा है कि मैं करके कविता लिखी ही नहीं है, मेरी रचना स्वयं परिवेश से फूटी है। ऐसा उनकी जो ग्रामीण चेतना उनकी है वो दिल्ली में रहकर भी छूटी नहीं। उनकी 1-2 पंक्तियां हैं, मानता हूँ कि अब वो नहीं है, न जाने कहाँ खो गया गांव, फिर भी लगता मेरी चेतना में सदा मैं महाता हुआ। ये विशेषता उनकी इतनी दीर्घ आयु पाकर भी नहीं गई। सादगी, आत्मीयता और उनकी कविताओं में समय बोध है। समय बोध को लेकर के वो कहते हैं कि समय अनुभूति है, और संभवतः इसीलिए उनकी चेतना बहुत प्रखर है। समय अनुभूति है, सूर्य का उगना दिन नहीं, उस उगे हुए को शिराओं की गति में पाना दिन है। सूर्य का बुझना रात नहीं, उस बुझे हुए को मन के अनकहे सन्नाटे के बीच पहचान लेना रात है। ये जो उनकी विशेषता है वो उनके साहित्य से हमें जोड़ती है। उनकी कविताओं में जो सहजता है, बोल चाल, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा था, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, ऐसा ही वो कविताएं उनकी हैं। कहीं क्लिष्टता नहीं है, उनकी दिल से निकली पंक्ति हमारे दिल तक आती है। बस विडंबना ये है कि मिश्र जी इतने अपने में सिमटे रहे कि उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। आज के युग में मैं देखती हूँ कि 2 रचना लिखी नहीं कि प्रसिद्ध हो गए। ऐसे युग में रामदरस मिश्र जैसे विख्यात साहित्यकार, गहन अध्येता और प्रिय अध्यापक जो थे, वो उनको हम आज जान रहे हैं जब वो 100 वर्ष के हो गए। 100 वर्ष के होने के बाद भी वो हमेशा हंसते रहते हैं। उनमें ठाका लगाकर हंसने की जो प्रवृत्ति है वो मैंने पढ़ा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से उन्होंने पाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य होते हुए भी उन्होंने कितनी विनम्रता और वैसा ही उन्होंने साहित्य बोध अपने में पाया है। आत्मसंघर्ष
आत्मानुभूति और सबको मिलाकर के चलने की जो प्रवृत्ति है, वही उनके साहित्य की उर्वरता, प्रखरता और दिल से जोड़ने की क्षमता देती है। बिल्कुल सही कहा कि ग्रामीण चेतना या गांव उनके सारे लेखन का केंद्र बिंदु एक तरह से है। और उनमें आपने जो सहजता की बात कही है, उन्होंने स्वयं एक कविता में कहा है कि मैं गमले का फूल नहीं कि इस कमरे से उठाकर उस कमरे में रख दिया जाऊं, मैं पेड़ हूँ एक खास जमीन में हुआ। वो खास जमीन क्या है? जमी गांव की साथ लेकर चला था, होगा उसमें कोई शहर। धीरे धीरे उनकी जो प्रसिद्ध गजल है, तो वो गांव की जमीन पर ही उनकी रचनाएं हैं, और खासतौर से कविताएं, उपन्यास तो है ही हैं। डॉक्टर जयसिंह नीरज भी उनके विद्यार्थी रहे हैं, इनको भी ये गौरव प्राप्त है उनका शिष्य होने का। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी वंदना के स्वरों में अपना एक स्वर मिलाएं। डॉक्टर जयसिंह नीरज। मैं देखता हूँ कि 15 अगस्त 1924 और 15 अगस्त 2024 100 वर्षों का एक पूरा दौर है। ये 100 वर्षों का जो युग है, ये कवि में इस प्रकार आत्मसात हुआ है कि अपने युग की हर पलचाप को उन्होंने महसूस किया है। और अगर हम उनकी कृतियों की संख्या देखें तो जितनी उनकी आयु है उतनी ही उनकी कृतियां भी। और हम एक बात देखते हैं अमिताभ जी कि कवि बड़े हो सकते हैं, लेकिन कवि का कद बड़ा हो ये अपवाद में ही मिलता है। सही कहा। रामदरस जी जितने बड़े कवि हैं, उससे कुछ अधिक ही वो व्यक्ति के रूप में बहुत बड़े हैं। उनके भीतर एक नन्हा मुन्ना बालक हमेशा किलकता रहता है। ये क्या बात है। उन्होंने लिखा है कि बूढ़ा हुआ किंतु बूढ़ेपन का एहसास न हो पाता है, शिथिल हुई इंद्रियां किंतु मन अब भी नए गीत गाता है। यूं तो तन है वर्षों चला, थकन इसमें आनी ही थी, लेकिन अब भी इसमें एक बच्चा है जो वह मुस्कुराता है। ये बच्चे की जो मुस्कुराहट उनके भीतर है, वो उनकी रचना को दूसरी भीड़ से अलग है। एक चीज और है, रामदरस जी ने कभी भी साहित्य के सिद्धांतों की परवाह नहीं की लिखते हुए। उन्होंने हमेशा सिद्धांतों की लीक छोड़कर जो संवेदना की लीक है उसको पकड़ा। उन्होंने साफ साफ लिखा है, मैं लिखता हूं तो कोई साहित्य सिद्धांत मेरे सामने नहीं होता, होता है अपना और आसपास का जिया हुआ जीवन। दूसरी बात यह, संवेदना की आंख से रामदरस जी जीवन की पड़ताल करते हैं। उनकी कविता में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कविता ओढ़ी हुई है। वे कविता में धड़कते हैं, कविता उनमें धड़कती है। इसीलिए वे भले ही विज्ञापन की दुनिया में आगे न निकल पाए हों, लेकिन अपनी रचना धर्मिता के चलते वे आज हिंदी के शीर्षस्थ कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सहजता उनकी रचनाओं में है, और वो स्वयं भी इस बात को मानते हैं कि रचना को संप्रेषणीय होना चाहिए, पहुंचे दूसरों के पास। अब आपने तो काव्य पाठ सुना होगा डॉक्टर विक्रम सिंह जी, उनका कुछ कविताएं सुनी होंगी, तो क्या प्रभाव आपको पड़ा, जरा बताएं थोड़ा। मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये कि उन्होंने अपने आप को गांव से, इंसानियत से, हमारी संस्कृति से, हमारी धरती से, हमारे लोक जीवन से अपने आप को जोड़कर कविता के माध्यम से हम सबको इस भाव से जोड़ने की कोशिश की है जो साहित्य का हमें अर्थ लगता है, जो साहित्य का हमको एक संदर्भ होना चाहिए, वो संदर्भ देने की उन्होंने कोशिश की है। तो स्वदेश रचना तो उनकी है ना, स्वदेश रचनाओं में स्वदेशता जी विशेष रूप से है उनके ना जी। रामदरस जी के कवि रूप की चर्चा तो हो ही रही है, वो ज्यादा हो रही है। उन्होंने ललित निबंध बहुत अच्छे लिखे। अभी आपने बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वो शिष्य रहे हैं, तो उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर ललित निबंध भी लिखे हैं, और बल्कि उनका जो ललित निबंध का प्रारूप है वो भी द्विवेदी जी से बहुत मिलता जुलता है। जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून बढ़ने को लेकर के फिर पूरा निबंध लिख दिया गया, पूरा निबंध हो गया। तो रामदरस जी ने देखा कि एक आदमी के ड्राइंग रूम में बबूल की डंडी लगी हुई है, अब वो लेकर उसी को उन्होंने निबंध बना दिया कि बबूल तो जंगल में होना चाहिए, और यहाँ तो नागपनी होती है घर में। तो
अंत में बबूल जो है सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बन जाता है और ये दिखावटी समाज के प्रतीक बन जाते हैं, कैक्टस वगैरह। तो ललित निबंधों के माध्यम से भी उनकी विचार सरणी को हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। आलोचना में मैं एक बात और कर देना चाहता हूँ, जब तक नीलम जी उनको और बढ़ाएंगी आगे, कि कथालोचन जब उन्होंने लिखा, हिंदी उपन्यास पर लिखा उन्होंने, और सबसे बड़ी बात वृंदावन लाल वर्मा पर सबसे पहली किताब उन्हीं की है उन्होंने लिखा। तो उस समय वो कथालोचन हिंदी में था ही नहीं, बहुत कम था, वयस्क नहीं था कथालोचन उस समय। उस समय देवराज उपाध्याय को छोड़कर कोई कथालोचन अब अपने को कहता भी नहीं था। एक किताब रामविलास जी ने लिख दी तो वो कथालोचक तो नहीं हो सकते थे, वो तो संपूर्ण आलोचक हैं। तो रामदरस जी संपूर्ण आलोचक हैं, लेकिन कथालोचना को उनका योगदान अच्छा खासा है। उन्होंने कथालोचन के कुछ प्रतिमान निर्धारित किए हैं। तो नीलम जी उनकी और विशेषताओं पर आप जरा प्रकाश डालें। मिश्र जी की विशेषताएं हर विधा में है जी। जैसे उनके उपन्यास व्यापक परिवेश को लेकर हैं, कहानियों में भी जीवंतता है, ऐसे ही उनका जो आलोचना साहित्य है या ललित निबंध है या संस्मरण है, उनमें भी कहीं नीरसता नहीं है, बड़ी लालित्य मिलता है। उनकी आत्मकथा पढ़कर तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जीवन को जैसा जिया वैसा ही लेखनी में उतार दिया। जी जी। उनके आत्मकथा को पढ़ करके इस तरह से सहज सरल होकर जीने की एक प्रेरणा मिलती है। उनका लेखन वास्तव में संदेश देता है कि जीवन कैसे जिया जाए। और उनका हृदय इतना खुला था कि नया साहित्यकार अगर मिलने आए, आराम से उनके घर में प्रवेश करता था और उनसे वो बात करते थे। इसी प्रकार से वो जो नई रचना कोई भेजता था अपनी, वो पढ़ते थे। अभी मैं देख रही थी कि नीरज जी की रचना उनके पास पहुंची तो उन्होंने पढ़ा और लिखा, उस पर इतनी अच्छी टिप्पणी लिखी कि आपकी कुछ कविताओं ने बार बार पढ़ने को विमर्श कर दिया। जी जी। इतने बड़े साहित्यकार होकर के एक नवोदित कवि को इतनी प्रेरणा देना, ये तो बहुत बड़ी उनके लिए, नीरज जी के लिए अमूल्य संपदा हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। और शायद उनका वो आशीर्वाद था कि आज नीरज जी की लेखनी इतनी गतिमान हो रही है। तो रामदर्श मिश्र जी के लिए मेरे को जो उनकी गजल बहुत पसंद है, मैं जरूर सुनाऊंगी, सबको पसंद है। और ये उनकी बहुत लोकप्रिय रचना है कि बनाया है घर मैंने धीरे धीरे। तो उसका कुछ अंश बोलती हूँ। बनाया है ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे पंख भी धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला। कितना बड़ा जीवन दर्शन है। न किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। तभी 100 वर्ष तक जी रहे हैं। जो हबड़ तबड़ करके जीते उनको हार्ट अटैक आ जाता है। कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। और ये रचना ऐसी है कि जो केवल गजल नहीं है, जीवन की जो सच्चाई और अनुभूत सत्य है। अंत में मैं जरूर एक कविता बोलना चाहूंगी, उनकी ही पंक्तियां हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं। मेरे जाने के बाद छोड़ जाऊंगा कुछ कविता, लिख रहे हैं, ये कविता का शीर्षक है मेरे जाने के बाद। छोड़ जाऊंगा कुछ कविता, कुछ कहानियां, कुछ विचार, सारी विधाएं आ गई इसमें, उनके इसमें, जिनमें होंगे कुछ प्यार के फूल, कुछ तुम्हारे उसके दर्द की कथाएं, कुछ समय चिंताएं। पर देखिए क्या कहते हैं अंत में, मेरे जाने के बाद ये मेरे नहीं होंगे। ऐसा निष्प्रही आत्मलीन साधक व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर रामदरस मिश्र। ठीक कहा आपने नीलम जी। रामदरस जी की एक और कविता है कि मेरे पास सरकंडे की कलम है। सरकंडे की कलम सच लिखती है, विरोध के मंत्र लिखती है। तो सोने की कलम वालों से बिल्कुल अलग है रामदरस। उन्होंने बिना किसी बनावटीपन के, बार बार आपने कहा इस बात को कि कोई दिखावटीपन नहीं है, बनावटीपन नहीं है, कविता में भी नहीं है और जीवन में भी नहीं। उनके मन में अहंकार है ही नहीं ना। नीरज जी आपका भी अनुभव मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही होगा रचना संसार को लेकर के। अमिताभ जी, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है इस समय, और नीलम जी ने तो उनके जो उपन्यास और आलोचना पे बात की है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक रचनाकार जो विभिन्न विधाओं में लिखता है, उसके जो संपूर्ण सृजन की जो धुरी होती है वो
संवेदना होती है और संवेदना का उत्स कविता होती है। रामदरस जी सब जगह एक कवि के रूप में आगे बढ़ते हैं और हम यह भी महसूस करते हैं कि जहां पर कविता हम सोच नहीं सकते, जहां कविता कैसे हो सकती है, वो वहां भी कविता की तलाश कर लेते हैं। अब एक मेज पड़ी हुई है, हम रोज देखते हैं मेज पड़ी है और कवि उस पर लिखता है, कमरे में नंगे पठार सी पड़ी होती हूं और बच्चे मुझ पर खेलते हैं सांप सीढ़ी का खेल। कमरे में नंगे पठार सी पड़ी होती हूं और बच्चे मुझ पर खेलते हैं सांप सीढ़ी का खेल। उनके हाथों के स्पर्श से लगता है जैसे खरगोश का कोई बच्चा मेरे ऊपर से सरक रहा हो, जैसे खरगोश का कोई बच्चा मेरे ऊपर से सरक रहा है। उनकी थाली में दाल और भात, सब्जी के पीले पीले धब्बे और मैं भूख का स्वाद महसूस करती हूं। और जब हम बात करते हैं कि हमारे कवियों में जो है वो गांव जो है टीसता है। सर्वेश्वर भी अपने कुआनो नदी कविता में हम लोग जानते हैं कि किस तरह गांव के प्रति उनकी एक छटपटाहट है। और रामदरस जी तो महानगर में रहते हुए भी उनका मन गंवई मन है। यात्रा पर जा रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, लिखते आज महानगर में हूं, छूट गई है नदी मुझसे। कभी कभार शादरा की ओर जाते समय पुल पर से देख लेता हूं यमुना को। कब से मन करता है कि कभी पैदल जाकर इसके किनारे की रेत के विस्तार में अपने को छोड़ दूं, लहरों में उछलती मछलियों के साथ अपने को अनुभव करूं। लेकिन इसी बीच यात्रा धंस जाती है शहर की भीड़ में। तो ये जो कचोट है, ये रामदरस जी के मन की जो कचोट है, वो उन्हें गांव के संस्कारों से जोड़े रखती है। कहना यह होगा कि वे विचारधारा से मार्क्सवादी हैं और मार्क्सवाद से वो नई कविता में आते हैं, लेकिन मार्क्सवाद का प्रचार और नई कविता की कुंठा, इन दोनों से हटकर वो अपनी एक नई जमीन तलाश करते हैं। इसलिए जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है सकारात्मक है। मैं अंत में 2 पंक्तियां उनकी लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आंधियों में भी दिवा का दीप जलना जिंदगी है। आंधियों में भी दिवा का दीप जलना जिंदगी है, पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है। वो जिंदगी के कवि हैं, सकारात्मक कवि हैं, उनके भीतर गांव है, इसलिए उनकी कविता में निश्चलता है, उनका कद बड़ा है। ऐसे कवि को बार बार प्रणाम। हम लोगों के विचार में एक बात निकल के आ रही है कि घर, गांव और मूल्य, ये मिश्र जी के साहित्य को पढ़ने के बीज शब्द है। ये इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द उनका सारा चिंतन, सारी सर्जना उनकी घूमती है। उनकी मिश्र जी बिल्कुल ज्यों का त्यों जो यथार्थ है उसको चित्रित करने के पक्ष में नहीं है। एक जगह उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, रचित यथार्थ और घटित यथार्थ। कुछ लोग केवल घटित यथार्थ लिख देते हैं, ये हुआ हो रहा है, जो वहां से हो रहा वही दे दिया। उनका कह रहे हैं नहीं, रचित यथार्थ होना चाहिए। अपनी ओर से, अपनी कल्पना से, अपने अनुभव से उसी घटना को जो सत्य कथा है उसको रचनाकार जो है बनाता है और अपने प्रकार से बना करके एक ऐसा कर देता है कि एक नई प्रतिकृति तैयार हो जाती है, एक नया प्रारूप तैयार हो जाता है। सही बात। तो इस तरह से उनका जो पक्ष है वह केवल अनुभूति पक्ष तक सीमित नहीं है, उसमें शिल्प भी शामिल है। भाषा तो उनकी स्पष्ट सबको मालूम ही है एक तरह से कि उन्होंने जहाँ की कथ्य लिया है, वस्तु ली है, वहीं से उन्होंने उठा लिया है भाषा को भी। और शिल्प भी उनका बहुत चक्करदार, घुमावदार नहीं है, लेकिन है बाकायदा। वो ऐसा महसूस नहीं होने देते कि मैं शिल्प का कोई प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन होते हैं प्रयोग। उनके शीर्षक ही देख लीजिए, जल टूटता हुआ पानी के प्राचीन, ऐसा लग रहा है अपने आप में ही एक व्यंजक, बहुत बड़ी व्यंजक। हाँ, तो इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को समापन बिंदु की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं हम लोग। तो मैं चाहूंगा कि एक एक वक्तव्य तो कम से कम ऐसा हो रामदरस जी के बारे में, हम लोगों का कितना हम लोगों ने अध्ययन किया है, उनको पढ़ा है, हम उनसे मिले हैं, देखा है। तो मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो बहुत ही संक्षेप में अपना विचार व्यक्त करें।
मिश्र जी के बारे में जैसा अभी आप लोगों ने बताया उस हिसाब से और उनका साहित्य पढ़ने के बाद, उनसे संपर्क में रहने के बाद जो मैंने महसूस किया वो ये कि जीवन के जितने भी आयाम हो सकते हैं उन हर आयाम के पक्ष, प्रतिपक्ष और उसका निष्पक्ष, इन सबको उन्होंने बहुत तरीके से अपने साहित्य में संजोने की कोशिश की है, ताकि साहित्य जो है वो कहीं पर किसी को कुछ सिखा सके, समाज को कुछ दे सके, लोगों के चरित्र को कुछ बना सके। इस एतवार से साहित्य का जो असली उद्देश्य है उसको रामदरस मिश्र जी ने अपने साहित्य में पूर्ण रूप में, उनका साहित्य बहुआयामी है और वो लोगों को संदेश देने वाला है। जी नीलम जी, आपने तो पहले ही बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन आप अपना एक निष्कर्ष वाक्य तो कह ही दें। यथा नाम तथा गुण, राम दर्श, राम का दर्शन उन्होंने कर लिया, आत्म भाव में जी रहे हैं। इसलिए उनके साहित्य में जीवंतता, अनुभूति की प्रामाणिकता, निश्चलता, आत्मीयता और कृतज्ञता विद्यमान है। देखिए, इतने महान साहित्यकार होकर के भी वो सबके आभारी हैं। वो कह रहे हैं, आभारी हूँ बहुत दोस्तों, आभारी हूँ बहुत दोस्तों, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। सुख में दुख में हार जीत में, सुख में दुख में हार जीत में, एक बार नहीं 100 बार मिला। ऐसी कृतज्ञता उनकी सबके प्रति है और संभवतः यह उनके हृदय में गांव के लगाव से ही आया है, क्योंकि आज भी गांव का व्यक्ति जितना सरल है, सीधा है, महानगर का नहीं है। तो रामदरस मिश्र जी 100 वर्ष के हो गए हैं, ऐसे ही रहें। हम उनको नमन करते हैं, उनके सुखी यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। नीरज जी, आपने कहा था कि सकारात्मक उनका दृष्टिकोण है ये, और उसे जीवन के लिए पाठकों को संदेश मिलता है वो, तो कुछ और संदर्भ जोड़ दें सकारात्मकता के साथ आप। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आज की जो रचनाशीलता है उसमें हम हाथी दांत की मीनारों में बैठकर लिख रहे हैं। हम गांव की खुली हवा में रचना करना नहीं जानते या भूल चुके हैं। रामदरस जी 100 वर्ष के हो गए हैं और भविष्य में वो इसलिए पढ़े जाएंगे कि भविष्य में जैसे जैसे सभ्यता दूषित होगी हमें गांव याद आएंगे, और जब गांव याद आएंगे तो रामदरस जी पढ़े जाएंगे। अंततः ये लगता है कि रामदरस जी का पूरा साहित्य जो है वो प्रेरणाप्रद साहित्य है, सार्थक साहित्य है, वो प्रासंगिक साहित्य आज भी प्रासंगिक है। जितनी लंबी उनकी जीवन यात्रा है, रचना यात्रा भी उतनी सुदीर्घ है। 100 के आसपास ही कृतियां पहुंच गई हैं उनके लिखने की। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने कहा कि मूल्य पर बहुत जोर देते हैं और मूल्यों को ध्वस्त करते हैं। तो 2 पंक्तियां पढ़कर मैं समाप्त करता हूं इस बात को कि नहीं बची है आस किसी और से है कवि, नहीं बची है आस किसी और से कवि, स्वरों के दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। क्या बात है, परिवेश के अंधेरे को दूर करने वाले साहित्य का सृजन उन्होंने खुद किया है और दूसरे कवियों से भी वो अपेक्षा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को और दीर्घ जीवन प्राप्त हो, ये हम लोगों की कामना है।